हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग परिचालन पढ़ा रही थी, तो उसमें आप लोगों के 4 चैप्टर तक हो गए थे। अब हम इसमें 5th चैप्टर आपका पढ़ेंगे। कौन सा है? भारत में वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन पहलू, ऑपरेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोन्स और एडवांसेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से दिए जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। इसके अलावा इसकी एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, चैप्टर 5। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझने के लिए, इसमें जो आपको मैंने बैंकों का इतिहास पढ़ाया था, जहाँ पे हिस्ट्री में बताया था कि किस तरह से बैंक बने या किस तरह से उनका नेशनलाइज्ड हुए। उसके बाद आज के टाइम में जो बैंक चल रहा है उसका स्ट्रक्चर पूरा क्या है, मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से प्राइवेट बैंक हैं और किस तरह से गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उसमें भी कई तरह के आ जाते हैं अलग अलग बैंक। तो वो चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, नीतियाँ बढ़ी, तो जो 1991 की उदारीकरण की नीति आई थी, उससे पहले जो था प्रशासन जो था थोड़ा सा अलग तरह से चल रहा था। 1991 में जब उदारीकृत नीति आई तो वहाँ पर क्या किया गया कि प्राइवेट बैंक्स को भी काफ़ी जो है इन्वॉल्वमेंट मिला था। आपको पता ही होगा, जो 1991 की औद्योगिक नीति आई थी जिसमें कि काफ़ी लिबरल उसकी नीति थी, जिसमें काफ़ी क्षेत्रों में अलग अलग तरह से जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका भी सहयोग बढ़ाया गया था। तो उसमें बैंकों में भी काफ़ी चेंजेस आए थे, उसकी नीतियों में भी। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि एक आगे बढ़ते हुए एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या हुई, एक विचारधारा सामने आई कि इसके अनुसार बैंक काम करें। तो एक प्रश्न ये अब यहाँ पर आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि बैंक जो होंगे वो इस तरह से कार्य करें, या कोई भी संगठन इस तरह से उसके क्रियाकलापों को चलाया जाए कि उसके जो ग्राहक हों, उसके जो कर्मचारी हों, निवेशक हों, लेनदार हों और पूर्तिकर्ता, उनकी सारी क्रियाएं जो होंगी उनके लिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी एवं उचित हों। ये विचारधारा जो आई थी ये आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है, जो कि बैंकों के लिए आई थी कि बैंक इस तरह से कार्य करें कि जो भी उनके ग्राहक हों या उनके लेनदार हों, उनके ऋणदाता हों, जो उनमें कर्मचारी कार्य कर रहे हों, उनके लिए निष्पक्ष हो सके, उनके लिए फेयर हो सके, पारदर्शी हो सके। तो वो नीति क्या हो जाती है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीति होती है। तो आज के टाइम में जो बैंकिंग प्रणाली कार्य कर रही है वो इसी नीति पर कार्य कर रही है। तो इसमें क्या हुआ, एक नया विजन सामने आया जिसकी जो डिफिनेशन दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है कि एक ऐसी विश्वस्तरीय वित्तीय संस्था के रूप में सामने आना जो अत्यंत विश्वस्त हो और प्रशंसनीय हो, तथा जिसे प्रत्येक ग्राहक और निवेशक बहुत पसंद करते हों, एवं जिस पर उसके कर्मचारियों को गर्व हो कि हम बैंक पर विश्वास कर सकें। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बैंक पर हम लोग को एक ट्रस्ट होता है, तो अपने पास किसी भी तरह की धनराशि रखने के बजाय हम बैंकों में क्या करते हैं, उसको सेव कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। बैंक क्या करेगा, उसके लोन के तौर पर बड़े व्यापारियों को देता है। इस तरह से कार्य आगे चलता रहता है, प्रोसेस की तरह एक कार्य चलता रहता है। तो जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक विचारधारा आई है जो आज के टाइम में, तो बैंकों के जो कार्य होते हैं काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बैंकिंग व्यवस्था है हमारी, अब वो किस तरह से कार्य करती ही है। बैंकों में प्रबंधकीय कार्य अब जो है वो किस तरह से होते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस इन बैंक्स। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा कि जो रिजर्व बैंक द्वारा घोषित बैंक नीति है, साख नीति है और विनियोग नीति है, उसके अनुसार ही जो बैंक होते हैं वो अपनी पॉलिसीज को भी क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। आपको पहले ही मैंने बताया था, इसमें जो सेकंड चैप्टर आप लोग को पढ़ाया था मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी का, तो रिजर्व बैंक क्या करती है, उस नीति को निर्धारित करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को, और बैंक क्या करेंगे, उसी के अनुसार अपनी नीतियों को बनाते हैं या उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। दूसरा आ जाएगा बैंकिंग विधि एवं व्यवहार का पालन करना तथा ज्ञात अनियमितताओं की ओर संचालक मंडल का ध्यान आकर्षित करना, कि बैंक किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, और किसी भी तरह की उसमें अनियमितताएं हैं या सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, तो जो भी संचालक मंडल है उस बैंक का, उसको उस बारे में बताना या उसका ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट आ जाता है ग्राहकों के ऋण हेतु आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करना, कि जो ग्राहक होंगे, जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के, जो ऋण लेना चाह रहे हैं बैंक से, तो जो भी एप्लीकेशन है उनकी, उसको स्वीकृत करना। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग कोषों का उचित विनियोजन करना, कि बैंक में जो सेविंग्स है वो तो लोगों ने जमा कर दी, तो सेविंग्स से क्या बना, उनका मिल करके फंड बन गया, तो उस फंड का सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना, या ये कह सकते हैं कि किस किस सेक्टर में बैंक जो है लोन को दे रहा है। आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि जब लोन देता है बैंक तो ये चीज़ का ध्यान रखता है कि किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, किस तरह के ग्राहकों को दिया जा रहा है, कि उनकी लिक्विडिटी कैसी है, उनका साख कैसी है मार्केट में, कि उनको वापस पैसा बैंक को कितनी आसानी से मिल सकता है। ये सारी चीज़ें देख कर ही क्या करे, बैंक लोन को दे, जिससे कि जनता की जो भी राशियाँ जमा है बैंक के पास वो सुरक्षित रह सके। फिर आ जाता है
आवश्यकता के अनुसार सहायक प्रबंधकों तथा प्रादेशिक प्रबंधकों को नियुक्त करना। इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो प्रबंधक होते हैं बैंक का कार्य करने के लिए, जो भी लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, उन सबको उचित ढंग से नियुक्त करना या ये देखना कि वो सही ढंग से कार्य कर पाएँगे उस चीज़ के लिए या नहीं कर पाएँगे, उसको देख कर के करना। नेक्स्ट आ जाता है प्रधान कार्यालय व शाखाओं के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त करना। ग्राहकों, कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों व शिकायतों पर विचार करना तथा उचित पाए जाने पर कार्यान्वित करना। एक चीज़ और भी है कि किसी तरह की कोई कंप्लेंट हो ग्राहकों की तो उन पर फ़ौरन तुरंत ही कार्रवाई की जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो भी शिकायतें होती थीं, तो अगर हम लोग करते थे, कंप्लेंट करते थे तो उसको जो है ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं, अगर किसी भी तरह की कोई अनियमितता होती है तो उसको तुरंत ही सुधारा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व बैंक के निरीक्षण के समय निरीक्षकों को इच्छित सूचनाएं तथा पुस्तकें आदि उपलब्ध करवाना, जिससे कि जो भी बैंक ने रिकॉर्ड्स रखे हैं उनकी पूरी तरह से जांच हो सके और किसी तरह का गबन या घोटाला ना होने पाए, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है? जनता पर पड़ता है, हम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि हम ही लोगों ने तो धनराशि बैंक में जमा करी है। तो अगर किसी भी तरह का कोई घोटाला या गबन होगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उन्हीं पर तो पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व बैंक गैर सरकार तथा अन्य संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराना, कि जो भी बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बैंक जो होगा समय समय पर रिजर्व बैंक को, केंद्रीय सरकार को उसकी सूचनाएं देगा। फिर आ जाता है समय समय पर विभिन्न प्रवरणों को तैयार करवाना तथा उन्हें रिजर्व बैंक तथा केंद्र सरकार के पास पहुंचाना। ये सब किसके अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं कि अब जो कार्य बैंकों में प्रबंधकीय कार्य जो बढ़े हैं वो किसके अंतर्गत बढ़े हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत बढ़े हैं, कि ये सब कार्य अब बैंक को करने होते हैं। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बैंकों में प्रबंधकीय कार्य की। अब हम देखते हैं कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनका संगठन किस तरह से होता है या उनके संगठन की प्रणालियाँ क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, तो मेनली दो इसमें आ जाती हैं, एक हो जाता है शाखा बैंकिंग, दूसरा हो जाता है इकाई बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग। तो यहाँ पर जो शाखा बैंकिंग है, ब्रांच बैंकिंग, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि इस प्रणाली में जो बैंक का मुख्यालय होता है, एक हेड ऑफिस होता है, वो किसी बड़े नगर में या बड़े शहर में स्थापित होता है और उसकी शाखाएं जो होती हैं वो देश के विभिन्न स्थानों में अलग अलग जहाँ पर स्थापित की जाती हैं। कुछ शाखाएं जो कुछ बड़े बैंक्स हैं उनकी शाखाएं तो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया के अपने कंट्री के बाहर भी हैं, तो उसका जो मेन काम होता है मुख्यालय और शाखाओं के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस तरह की जो बैंकिंग होती है उसको क्या कहते हैं? शाखा बैंकिंग कहते हैं, ब्रांच बैंकिंग कहा जाता है। ये वाली जो आपकी प्रणाली है ये ज़्यादातर इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, इन देशों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक है, उनकी भी शाखा प्रणाली भी काफ़ी अपनाई जा रही है। और जैसे कि स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की आपने देखा होगा कि मुख्यालय अलग है और उसकी शाखाएं जो है पूरे देश भर में फैली हुई हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो ब्रांच बैंकिंग होती है इसके गुण क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होती हैं। पहला हो जाएगा इसमें बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि कोई भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम बड़े पैमाने पर व्यवसाय कर रहे होते हैं किसी भी तरह का बिजनेस को, तो वहाँ पर क्या होगी कि हमें बचतें भी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि उसका जो प्रणाली है, कार्य है, वो बड़े पैमाने पर चल रहा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और वहाँ पर ये देखना होता है, श्रम विभाजन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए बेस्ट है उसको वही कार्य देना। तो आपने देखा होगा बैंक में भी अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अकाउंट्स का अलग होता है, जो ऑफिशियल वर्क है वो अलग होता है, तो उससे श्रम विभाजन के भी लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बैंकिंग सेवाओं में विस्तार। तो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार जो होगा एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि शाखा बैंकिंग में होता है तो उसकी जो शाखाएं होती हैं वो देश भर में फैली होती हैं। तो बहुत से ऐसे स्थान हैं, छोटे छोटे गांव हैं, आपने देखा होगा आज के टाइम में बैंकिंग जो है, जो स्टेट बैंक है या इसी तरह के और भी बैंक जो नेशनलाइज्ड हैं या प्राइवेट बैंक हैं, उनकी शाखाएं छोटे छोटे गाँव तक फैली हुई हैं। तो कैसे विस्तार हो पाया है या क्या कैसे संभव हो पाया है, वो शाखा बैंकिंग के द्वारा ही संभव हुआ है। फिर आ जाता है मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा, फैसिलिटी इन ट्रांसफरिंग मनी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब हम जो है बैंक टू बैंक आसानी से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें खुद जाना नहीं पड़ता है किसी अन्य के द्वारा, तो हम उसको स्वयं ही एक जगह पर बैठकर ही दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस बैंक की शाखा या दूसरे भी बैंक की शाखाएँ हैं, तो हम एक बैंक से दूसरे बैंक में भी पैसे को आसानी से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। दूसरा आ जाता है नगद कोषों की बचत, इकोनॉमी ऑफ कैश रिजर्व्स। यहाँ पे ये रहता है कि जो शाखा बैंक की प्रणाली होगी तो उसमें एक ये लाभ इंपॉर्टेंट रहता है कि थोड़े से नगद कोष को रखकर भी काम किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने से पर क्या होगा कि दूसरी शाखा से जो भी धनराशि जितनी भी आवश्यकता होती है उसको मंगाया जा सकता है। दूसरा आ जाएगा पूंजी का समुचित विनियोग, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि शाखाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या हुआ है कि बैंक जो होते हैं उनके पास भी विशेषज्ञ हैं या एक्सपर्ट्स हैं, ये सब रहते हैं। तो किस तरह से किन सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। बैंकों के पास ये चीज़ सुविधा रहती है क्योंकि आज के टाइम में बैंकों का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीज़ों में भी क्या है योगदान काफ़ी बढ़ गया है। ये भी एक सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी राय मिल जाती है जिससे कि आसानी रहती है। फिर आ जाता है व्यापारिक जोखिमों का भौगोलिक वितरण, ग्राफिकल डिवीजन ऑफ रिस्क। आपको पता ही होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भौगोलिक विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बात करें तो कहीं पर मैदानी इलाका है, कहीं पर बर्फ पड़ रही है, पहाड़ है, रेगिस्तानी इलाका है, तो भारत में क्या है भौगोलिक विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर ये रहता है कि जब शाखाएं एक ही बैंक की पूरे देश में फैली हुई होंगी तो ऐसे किसी एक शाखा में किसी तरह की हानि पर चल रही है तो दूसरी जहाँ की शाखा अगर लाभ पर चल रही है तो आपस में क्या होता है एक दूसरे से क्या होता है पूरा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक क्षेत्र में अगर किसी तरह की हानि पर चल रही है और दूसरे क्षेत्र में क्या है लाभ हो रहा है तो उससे बैंकिंग उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो अगर जो है अगर छोटे छोटे बैंक होते हैं जो किसी ऐसे क्षेत्र में से स्थापित किए जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा तो थोड़े दिन बाद क्या होगा उसे बंद करने की व्यवस्था आ जाएगी, बंद करने की स्थिति तक पहुँच जाएंगे वो। फिर आ जाता है ब्याज दरों में समानता। तो शाखा बैंकिंग में होता है कि जो एक बैंक होते हैं तो उनकी जो ब्याज दरें होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो सभी जगह एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है देश के सभी भागों से संपर्क। इसमें क्या है जो शाखाएं होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं, तो जिससे कि रहता है कि देश में जितने भी भाग होते हैं जैसे स्टेट बैंक की शाखा हर जगह अवेलेबल है तो क्या होगा सभी शाखाएं एक दूसरे से आसानी से जुड़ी रहती हैं और जो मेन आपका हेड ऑफिस होता है सब उसी के साथ क्या होती है रिपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से ये रहता है कि विश्वसनीयता बनी रहती है और जो बैंक होगा वो सही दिशा में आसानी से कार्य करता रहता है। तो ये हो जाते हैं जो शाखा बैंकिंग है। ब्रांच बैंकिंग है उसकी मेरिट्स या फिर उसके गुण। अब देख लेते हैं जो ब्रांच बैंकिंग है उसके दोष क्या होते हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग। तो इसका जो पहला दोष होगा प्रबंध संबंधी कठिनाइयां, डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट। सीधी सी बात है कि जब किसी चीज को हम बहुत बड़े स्तर पर करेंगे तो वहाँ पर उसका प्रबंध उसका मैनेजमेंट करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको संभालना भी काम को आप बड़े स्तर पर करिए तो उसको संभालने का भी आपको उतना ही ज्ञान होना चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो आप उसको आसानी से संभाल पाएंगे। उसमें जो होगा प्रबंध में भी काफी कठिनाइयां रहती हैं। फिर आ जाता है लचीली प्रणाली है, एक्सपेंसिव सिस्टम है क्योंकि बड़े पैमाने पे होता है, अलग अलग जहाँ पे शाखाएं खोलनी पड़ती हैं तो उसमें भी ज़्यादा खर्चा आता है। उसके साथ ही जो हेड ऑफिस के साथ उसको कनेक्शन बनाए रखना है, सारी जो है जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी डेटा होता है, फाइल्स होती हैं, सबको जो हेड ऑफिस में रख रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ों में क्या होता है काफ़ी खर्चीली प्रणाली हो जाती है। फिर आ जाता है एकाधिकार को बढ़ावा, इनकरेजमेंट टू मोनोपोली। अब जब किसी भी एक बैंक की शाखाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उसका क्या होगा पूरे में अपना एक एकाधिपत्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, जिस वजह से भी क्या होता है ये मोनोपोली की तरफ बढ़ावा देता है। फिर आ जाता है हानि उठाने वाली शाखा, ब्रांचेस रनिंग एट लॉस। इसमें रहेगा कि जो बहुत ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बैंकिंग सेवाएं तो स्थापित कर दी जाती हैं लेकिन क्या होता है लोग ज़्यादा वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते या अपने अकाउंट्स वगैरह नहीं खुलवाते तो क्या होगा कि वो ब्रांचेस क्या होती हैं हानि पर चलती हैं। फिर आ जाता है पहल शक्ति का अभाव, लैक ऑफ इनिशिएटिव। शाखा बैंकिंग में रहेगा कि शाखाओं के जो मुख्यालय होते हैं उनके ही आदेशों का पालन करना पड़ जाता है शाखाओं को। इस वजह से क्या रहता है कि उनमें एक स्वयं की एक पहलपन की भावना का अभाव रहता है कि हम स्वयं से कुछ कर सकें, क्योंकि जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा बनाई जाती हैं और सब शाखाएं जो होती हैं उनका पालन करती हैं, इसलिए स्वयं से जो है आगे बढ़कर कार्य नहीं करना चाहती। फिर आ जाता है अनावश्यक एवं अस्वस्थ प्रतियोगिता। तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है क्योंकि जो शाखा बैंकिंग में है जो विभिन्न बैंक होते हैं उनके साथ अनावश्यक रूप से एक आपस में प्रतिस्पर्धा बन जाती है। जो बैंक्स होते हैं वही आपस में ही क्या करते हैं कंपटीशन करने लगते हैं। पिछड़े क्षेत्रों की अपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। तो यहाँ पर जो बैंकिंग होंगी उसमें शाखाएं जो होती हैं उन्हीं स्थानों पर खोलना चाहेंगे बैंक जहाँ पर उनको प्रॉफिट हो, ऐसे क्षेत्रों में नहीं खोलना चाहेंगे। जैसे कि कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ तक पहुँच यहाँ पर जाना आसान नहीं होता है तो वहाँ पर बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोलना चाहेंगे क्योंकि उनको लॉस होगा, जिस वजह से वहाँ पर शाखाएं नहीं खोलना चाहते हैं। कुछ शाखाओं की हानि का अन्य शाखाओं पर कोई प्रभाव, इविल इफेक्ट्स ऑफ लॉस सफर्ड बाय सम ब्रांचेस ऑन अदर ब्रांचेस। अगर जैसे कि पहले बताया था कि एक इसका प्रॉफिट भी होता है कि अगर एक हानि में चल रही होती तो और दूसरी लाभ में चल रही होती है तो भी आसानी से उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन ये एक उसकी जो है नुकसान भी हो जाता है कि जो जिसका प्रबंध अच्छा नहीं है या जो लॉस में चल रही है तो जो प्रॉफिट में चल रही है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसका जो भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है उसके लॉस को कवर करने में चला जाता है, जिससे क्या होगा ओवरऑल देखें तो हानि ही होती है। तो ये कुछ हानियां हो जाती हैं जो शाखा बैंकिंग है, ब्रांच बैंकिंग है उसकी। अब नेक्स्ट आ जाएगा जो इसका दूसरा प्रणाली थी वो क्या थी, इकाई बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग। नाम से स्पष्ट हो रहा है इकाई बैंकिंग में कि एक ऐसा प्रणाली होगी जिसमें प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है और कुछ विशेष दिशाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर उसकी कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं, यानी कि एक बैंक ही होगा उसमें, वो हो जाती है आपकी यूनिट बैंकिंग या फिर इकाई बैंकिंग। इसकी मेनली जो आई थी विचारधारा या वास्तव में इकाई बैंक की प्रणाली का आधार क्या है, तो ये इसमें रहेगा कि किसी बैंक का प्रारंभ
स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा ही होना चाहिए, जिससे कि वो स्थानीय आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ तालमेल रखते हुए कार्य कर सकें, क्योंकि जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं वो स्थानीय दशाओं को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए तो इकाई बैंकिंग प्रणाली को माना गया है उचित, क्योंकि जब किसी एक स्थान विशेष पर कुछ लोग मिलकर के बैंक की कार्य कर रहे हैं या बैंक चला रहे हैं, तो वहाँ पर की जो दशाएं होती हैं उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए वो प्रणाली क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो ये हो जाएगी आपकी यूनिट बैंकिंग या फिर इकाई प्रणाली। अब देख लेते हैं इसके मेरिट्स क्या होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रबंध में सुविधा, फैसिलिटी इन मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, जिस तरह से सिंपल सी छोटा सा आपका एक ही बैंक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको चलाना क्या होगा, आसान हो जाएगा, उसमें इतना प्रबंध की आवश्यकता नहीं होगी, इतना स्टाफ नहीं लगेगा। दूसरा जाएगा अकुशल बैंकों की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ इनएफिशिएंट बैंक। यहाँ पे रहेगा कि जो बैंक जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते, उनको आसानी से बंद किया जा सकता है। तो वहाँ पर ये रहेगा कि जो दुर्बल और कुशल बैंक हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और जो अच्छे बैंक होंगे, जो सही ढंग से कार्य कर पा रहे हैं, उनका प्रबंध अच्छा होगा, वो चलते रहेंगे। तो ये बैंकिंग प्रणाली पर एक तरह से बोझ नहीं बनते। नेक्स्ट आ जाएगा एकाधिकार के निर्माण पर रोक, चेक ऑन फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, क्योंकि यहाँ पर एक ही बैंक होता है तो वो उतना बड़े स्तर पर कार्य नहीं कर पाएगा, या पूरी इकोनॉमी पे एक साथ क्या होगा, कवर नहीं कर पाएगा, या उस पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा पहल शक्ति इनिशिएटिव, क्योंकि बैंक स्वयं ही एक व्यवसाय के तौर पर कार्य कर रहा है अपने लिए, तो क्या करेगा, उसमें एक पहल शक्ति होगी कि अपने अनुसार वो कार्य कर सके, नई नई नीतियों का निर्माण कर सके, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख करके कार्य कर सके। फिर आ जाता है स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल, सुटेटेड टू फ्री इंटरप्राइजेस। यहाँ पे रहता है क्योंकि ये निजी साहस द्वारा होते हैं, अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अपनी प्रतिभा दिखाने का उनको अवसर मिलता है। नेक्स्ट आ जाएगा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट यही आधार ही यही है, ये स्थानीय आवश्यकताओं को समझ पाते हैं ये बैंक। तो ये हो जाएंगे जो यूनिट बैंकिंग होगी उसके कुछ लाभ। अब आते हैं कि इसके दोष क्या होते हैं, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ यूनिट बैंकिंग। पहला हो जाएगा जिसमें स्वयं विभाजन एवं विशिष्टीकरण संभव न होना, नो स्कोप फॉर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ये जो श्रम विभाजन विशिष्टीकरण होता है, ये बड़े पैमाने पर ही ज़्यादा अच्छे से कार्य कर ही पाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है, जितने ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं, तभी क्या करेंगे आप, जो उसमें विशिष्टीकरण वो संभव हो पाएगा कि कौन व्यक्ति अलग अलग कार्य कर सकता है। ये तो अगर छोटे पैमाने पर होता है तो वहाँ पर तो यही चीज़ होती है कि एक व्यक्ति कई कार्य एक साथ भी कराया जा सकता है, तो उसमें श्रम विभाजन विशिष्टीकरण संभव नहीं हो पाता है इकाई बैंकिंग में। फिर आ जाता है जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं, रिस्क इज नॉट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि एक ही स्थान पर सीमित होते हैं, एक ही स्थान पर स्थापित होते हैं, तो उसके कार्यकलाप जो होते हैं वो भी केंद्रित हो जाते हैं एक ही स्थान पर। जिस वजह से अगर व्यावसायिक मंदी आ रही है या किसी और तरह की कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर बैंक क्या होगा, विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर आ जाता है पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय, हायर रेमिटेंस कॉस्ट। यहाँ पे ये रहता है कि पूंजी का स्थानांतरण, क्योंकि इसमें शाखाएं जो होंगी नहीं होती हैं, तो एक ही स्थान पर बैंक होगा, तो अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे को भेजना है, धनराशि को स्थानांतरित करना है, तो वहाँ पर हमें जो प्रतिनिधि बैंक होंगे उनकी सहायता लेनी पड़ती है, और वो क्या करेंगे, कमीशन लेंगे। आप अदर बैंक में अगर ट्रांसफर कर रहे होते हैं पैसा अदर बैंक से, तो वहाँ पर कमीशन चार्ज आपने देखा होगा कि लगाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना महंगा हो जाता है और असुविधाजनक भी। फिर आ जाता है ब्याज दरों में भिन्नता, डिस्पैरिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पर रहेगा क्योंकि जो पूंजी का स्थानांतरण महंगा होता है तो वहाँ सुविधाजनक होगा, तो उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि जो ब्याज दरें होती हैं वो भी असमान होती हैं, अलग अलग जगह पर ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। तो जो भी पिछड़े क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे कम विकास वाले होते हैं, वहाँ पर क्या होगा, ब्याज दर ऊंची हो जाती है। फिर आ जाता है छोटे छोटे नगरों और कस्बों में बैंकिंग सुविधाएं विकसित ना होना। तो इसको मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पर वो चीज़ ये देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, कहाँ तक नहीं, उस हिसाब से ही क्या होगा, बैंकिंग प्रणाली का भी विकास होगा। फिर आ जाएगा आर्थिक संकटों का सामना करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पर जो छोटे आकार के होते हैं या सीमित आर्थिक साधन होंगे, क्योंकि वो छोटे पैमाने पर बनाए गए हैं बैंक, तो उनके आर्थिक साधन भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो किसी भी तरह का आर्थिक संकट आता है तो उसको आसानी से वो झेल नहीं पाते हैं और क्या होगा, समाप्त हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। फिर आ जाता है सरकारी नियंत्रण में सुविधा। जो एक छोटे बैंकिंग होते हैं या फिर जो यूनिट बैंकिंग है, तो उसमें सरकार जो होगी वो छोटे छोटे बैंकों से व्यवहार करना पड़ता है, प्रत्येक बैंक पर अलग अलग निरीक्षण करना पड़ता है, तो क्या होगा, सरकारी कार्य भी बहुत बढ़ जाएगा। पैकिंग कुशलता में कमी, सीमित साधन वाले होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी व्यक्ति रखे जाएंगे कार्य के लिए, जो उनके जो है कर्मचारी होते हैं वो इतने कुशल नहीं होते, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिलना है, उनका जो है डेवलपमेंट होना है, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि उस पर भी अलग से व्यय करना पड़ जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि जो बैंकिंग होगा वो इतनी ज़्यादा कुशल नहीं होती। तो ये हो जाते हैं जो यूनिट बैंकिंग है उसके दोष या फिर डीमेरिट्स या फिर शॉर्टकम्स। तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, इसकी वजह से बैंकों में प्रबंधकीय कार्य क्या हो जाएंगे, साथ ही जो बैंकों की संगठन प्रणाली होती है व्यापारिक बैंकों की, वो क्या होती है, जिसमें आपने पढ़ा ब्रांच बैंकिंग क्या है और यूनिट बैंकिंग क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकर तथा ग्राहकों के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर्स।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।